हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेस्टबुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। दिस इज रीजनिंग मेंटर शशांक वेलकमिंग यू ऑन द टेस्टबुक प्लेटफॉर्म। देखिए, इस साल बहुत जबरदस्त वैकेंसीज आने वाली है। अगर आप एक फ्रेशर हो, बिगनर हो और बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, स्पेशली एसबीआई में, तो एसबीआई में इस बार भर्ती आने वाली है गजब की। चाहे वो क्लर्क हो या पीओ हो। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल की अगर हम बात करें तो डबल डबल वैकेंसी देखने को मिल रही है। क्लर्क में इस बार 12,000 प्लस समथिंग वैकेंसी देखने को मिलेगी, 10 से 12,000 आराम से, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 1.5 से 2 गुना है। पीओ की बात करें तो पीओ में 900 से ऊपर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, 900 से 1000, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में भी 1.5 से 2 गुना ज्यादा ही बन रही है। ऑलमोस्ट दोगुनी बनेगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप इस साल बैंकिंग में जॉब करना चाहते हो, बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हो, स्पेशली एसबीआई में, तो ये बहुत मतलब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको बहुत इसमें से जानकारी मिलेगी। इस मतलब एक वो होता ना यूजफुल, ताकि आप लोग कैसे प्रिपेयर करें। और प्रॉपर हम लोग इसमें स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे होंगे, 3 महीने की प्रॉपर स्ट्रेटेजी, कैसे हम लोग 3 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या टाइमलाइन है एग्जाम की डेट्स का, कब इसका प्री एग्जाम होगा, क्या पैटर्न है, किस तरीके से, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। एंड तक बने रहिएगा। तो सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। मैं इसमें आप लोग को बता दूं, सबसे पहले एसबीआई क्लर्क एग्जाम के बारे में बता देता हूं कि एसबीआई क्लर्क एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या क्या है, कब इसका एग्जाम होगा, कब इसका प्री होगा, कब मेंस होगा, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। क्लर्क के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी पोस्ट है जूनियर एसोसिएट। बहुत जगह पे इसको जूनियर एसोसिएट बोलते हैं। जब नोटिफिकेशन आता है ना ऑफिशियल, तो जूनियर एसोसिएट नाम से ही आता है, और जिसकी मतलब कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट के लिए। एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो इस साल है वो 10,000 से 12,000 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल, जो एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आएगी। और नोटिफिकेशन डेट की मैं बात करूं, जुलाई 2026 तक एक्सपेक्टेड है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। बात करें प्रीलिम्स एग्जाम डेट की, तो सितंबर और अक्टूबर में इसका एग्जाम टेंटेटिव है। एक्सपेक्टेड है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड है। और ऑलमोस्ट इसी तारीख पे ही होगा, ये याद रखिएगा, सितंबर अक्टूबर में। सितंबर पर भी मैं बात करूं तो सितंबर के लास्ट वीक में जाके एग्जाम होगा आपका, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है एग्जाम। इन दोनों में से कभी ना कभी होगा। अभी चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने पूरे हैं। सितंबर के एंड में होगा, और मई अभी आपका आधा पूरा पड़ा है। तो 3.5 से 4 महीने हैं आपको एसबीआई क्लर्क एग्जाम टारगेट करने के लिए, याद रखना। और 3.5 से 4 महीने में दुनिया बदल सकती है। तो आप तो एग्जाम की बात कर रहे हो, आप एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो सकते हो। कैसे करना है सब बताऊंगा। मेंस की बात करूं तो मेंस अपना नवंबर में जाके समथिंग होगा। तो मतलब आप देखो ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने के बाद नवंबर, छठे महीने में। तो क्यों नहीं हो सकती? ये टाइमलाइन आप देख रहे हो, आपके पास 3.5 से 4 महीने का आराम से टाइम गैप है। 4 महीने मोटा मोटा मान के चलो, 4 महीने प्री प्लस मेंस की प्रॉपर प्रिपरेशन हो सकती है, अगर आप बिगनर भी हैं तो भी। ठीक है। अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूं, अगर आपका टारगेट एसबीआई पीओ है, तो एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन की हम बात करें तो जून 2026 में एक्सपेक्टेड है, जून तक आ जाएगा। अगर मैं इसको अप्लाई, मतलब वही जून में जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे। एक्सपेक्टेड वैकेंसी 900 से 1000 है। 900 से 1000 वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और प्री का एग्जाम जो होगा इसमें 1 और 2 अगस्त को संभावित है। मतलब अगस्त के पहले वीक में आप संभावित मान के चलो, पहले हफ्ते में अगस्त के हो जाएगा। और मेंस का जो एग्जाम होगा वो 12 सितंबर संभावित इसका एग्जाम है। मतलब सितंबर के सेकंड वीक में आप मान के चलिएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स तो मालूम पड़ गई। अपने पास कितना रनवे है प्रिपरेशन के लिए, कितना हमारे पास समय सीमा है, अगर आप लगा के चलो। आज क्या तारीख हो गई है? आज तारीख हो गई है आपकी 8 मई। मई में आपके पास कितने दिन बचे हैं? 23 दिन बचे हैं। जून में आपके पास है 30, जुलाई में है 31। ठीक है। जुलाई के बाद आएगा आपका अगस्त, जो कि एग्जाम का सीजन स्टार्ट हो जाएगा एसबीआई पीओ से। और क्लर्क की बात करूं, सितंबर अक्टूबर में आएगा। तो यहां पे आप अगर टाइम लाइन देखोगे तो 23 दिन आपके मई के, 31 ये अपने को इसके हो गए मई, फिर जून के हो गए, फिर जुलाई के 31, है ना। जुलाई के 31 हो गए। फिर जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, अगस्त आएगा, अगस्त के भी 31। तो आपके पास यहां पे 90 दिन से ऊपर का टाइम है क्लर्क के लिए। और यहां पे मैं बात करूं, आपके पास 30 से 60, 20, 80, ऑलमोस्ट आपके पास 85-90 डेज का टाइम है पीओ के लिए, अगर आप फास्ट वे में प्रिपरेशन करते हो तो। आगे की अगर मैं बात करूं, पिछले साल की कंपैरिजन में वैकेंसीज की मैं बात करूं, तो क्लर्क की वैकेंसी पिछले साल 6589 थी, और पीओ की वैकेंसी लास्ट ईयर 541 थी। और इस साल जो एक्सपेक्टेड है वैकेंसी, इसमें इस साल जो एक्सपेक्टेड है 10,000 से ऊपर वैकेंसी आने के चांसेस हैं, और कंफर्म है आएगी, देखना। और पीयू में 541 से भी डबल, मतलब समथिंग अराउंड 900 से 1000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बढ़िया आने वाली है। डिपेंड करता है कितने लोग इसको सही से ग्रैब करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को।
आगे मैं बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्या है एसबीआई क्लर्क की। एसबीआई क्लर्क में कौन अप्लाई कर सकता है, सर क्या मैं एलिजिबल हूं? तो सबसे मेन बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए 20 ईयर और मैक्सिमम एज 28 साल। मैक्सिमम 28 और मिनिमम 20 होनी चाहिए अगर आप एसबीआई क्लर्क को टारगेट करना चाह रहे हो तो। जो डेट रेंज कैलकुलेट करने क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 20 और 28 वालों के लिए कि सर 28 का तो हो गया हूं, लेकिन क्या 28 में एलिजिबल हूं, और 20 का भी हो गया हूं, क्या 20 के लिए एलिजिबल हूं? तो साफ साफ बोला जा रहा है कि अप्रैल 2 1998 से लेके अप्रैल 1 2006 तक आपका जन्म हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अप्रैल 2 1998 का आपका बॉर्न है ना, अप्रैल 3 का है या अप्रैल 4 1998 का है, मतलब 1998 में अप्रैल के महीने में जो भी तारीख पे आपका हुआ है, अप्रैल से लेके 2006 तक, अप्रैल में जब भी आपका जन्म हुआ है आप अप्लाई कर सकते हो। देख लेना इस साल क्या कैलकुलेशन का रहेगा वो पता चलेगा, लेकिन ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन का बता रहा हूं, लास्ट ईयर के बेसिस पे कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा जन्म हुआ है जून 1998 में तो मैं एलिजिबल हूं। तो कहने का मतलब है इसको फॉलो करना है, अप्रैल 2 1998 से लेके अप्रैल 1 2006 तक अगर मेरा जन्म इनके बीच में आ रहा है तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं, ये बात थी जनरल वालों के लिए, जनरल लोगों के लिए 28 साल तक की मैक्सिमम एज है। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो SC ST वाले 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 33 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ओबीसी की NCL कैटेगरी की बात करूं, नॉन क्रीमी लेयर, तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और 31 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क की पोस्ट में। और पीडब्ल्यूबीडी मतलब जो फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले होते हैं, 10 साल तक का रिलैक्सेशन है, 38 साल तक वो कर सकते हैं। और यहां पे आप देख सकते हो एक्स सर्विसमैन के लिए सर्विस पीरियड प्लस 3 ईयर 50 साल तक मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और विडोज जो डाइवोर्स है वो 7 साल तक का है, और 35 जनरल के लिए, 38 ओबीसी और 40 SC ST। इस तरीके से आप लोग के पास पूरा ही चार्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि आप कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एसबीआई क्लर्क के और चीजों की बात करूं कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, नेशनलिटी क्या है, तो क्वालिफिकेशन में उसने साफ बोला है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी फील्ड से हो, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए एक नामी यूनिवर्सिटी से जो आपके रीजन में है, जो आपके स्टेट में है, जो जहां पे भी है। मिनिमम परसेंटेज कोई मिनिमम परसेंट नहीं है, बस पास की डिग्री चाहिए। 40% पे पास हो, 45 पे पास हो, 50 पे पास हो, बस पास की डिग्री चाहिए आपको। फाइनल ईयर कर सकते हैं क्या? फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर देना, लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट आए उससे पहले आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो उस टाइम पे आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप मतलब उसको फाइनली कर पाओगे, है ना। तो यू कैन अप्लाई प्रोविजनली, हाउएवर यू मस्ट प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जाम ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट। मतलब जो भी आपकी डेट होगी पासिंग की या फिर जो भी होगा, उससे पहले आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आ जानी चाहिए, ये याद रहे। आगे बोला जा रहा है नेशनलिटी की मैं बात करूं तो नेशनलिटी आप इंडिया के होने चाहिए, बाकी चीजें कोई सेंस नहीं है, भूटान फूटान वाले वैसे भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ये एसबीआई क्लर्क के बारे में सारी की सारी एलिजिबल क्राइटेरिया थे। पीओ की बात करूं कि पीओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो पीओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम 21 साल का इंसान होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल का। ये जनरल के लिए है ना, जनरल के लिए 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 30 साल। और जो डेट क्राइटेरिया जो सेट है, मतलब लास्ट ईयर तक का जो डेट कैलकुलेशन था कि भाई कौन 30 से 31 के बीच में, 21 से 30 के बीच में कौन कौन लाइक करेगा, तो जो अप्रैल 2 1996 से लेके अप्रैल 1 2005 तक जिसका भी जन्म हुआ है वो सब इस कैटेगरी में लाई करेंगे और वो अप्लाई कर सकते हैं, याद रखना वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड है। आगे मैं बात करूं अगर एज रिलैक्सेशन का, तो SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 साल का और 35 साल तक वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी NCL की बात करूं, 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, 33 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी वालों की बात करूं तो 10 साल का रिलैक्सेशन है, 40 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी जो और SC ST फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन है, 13 साल का रिलैक्सेशन है, 43 ईयर्स तक कर सकते हैं। 15 साल का रिलैक्सेशन है, 45 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर्स 5 साल 35 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी डेटा है, पूरा चार्ट है, जिसमें से आप लोग देख सकते हो कौन कब तक इसमें अप्लाई कर सकता है और क्या इसकी मैक्सिमम लिमिट है। आगे अगर मैं बात करूं एसबीआई पीओ के क्वालिफिकेशन की, अभी हम एसबीआई पीओ की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने एसबीआई क्लर्क की बात करी थी। एसबीआई पीओ के क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसी भी चीज में हो, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, कहीं पे भी हो।
पास की डिग्री होनी चाहिए, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, बस पास की डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर वाले प्रोवाइड कर मतलब अप्लाई कर सकते हैं क्या? अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन बस इतना याद रखना, रिजल्ट से पहले जो आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम है उसके रिजल्ट से पहले आपके पास आपकी फाइनल डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि जब डीवी के लिए जाओगे, वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तो उनसे ये थोड़ी ना कहोगे भैया अभी तो हमारा रिजल्ट आया नहीं है, वो आपको भगा देंगे। आपके पास फाइनल रिजल्ट की डिग्री तब होनी चाहिए। ठीक है जी। परसेंटेज, कोई मिनिमम परसेंटेज हमें रिक्वायर्ड नहीं है। बात करूं तो एसबीआई पीओ में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, कुछ मैक्सिमम अटेम्प्ट्स हैं जो आप दे सकते हो। जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं, और जो पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं वो लोग 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं। और एससी एसटी और जो अदर कैटेगरीज के उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब तक मना है तब तक देते रहो, जब तक आपकी एज नहीं हो जाती है मैक्सिमम। ठीक है जी। आगे की बात करूं, एडिशनल क्राइटेरिया, नेशनलिटी इंडिया के होने चाहिए आप, सिंपल सी बात है। तो ऑलमोस्ट कॉमन चीजें थी एसबीआई और क्लर्क में, दोनों में सिमिलर क्राइटेरिया था, बस एज का डिफरेंस था। क्लर्क में 20 से लेके 28 तक का दे सकता है, और पीओ में 21 से लेके 30 तक का। क्वालिफिकेशन बाकी सब सेम है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में हो, मिनिमम परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है, और इंडिया का पर्सन होना चाहिए। बस एज का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्लर्क और पीओ में, जो मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले एसबीआई क्लर्क के एग्जाम पैटर्न के बारे में समझेंगे कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम पैटर्न क्या है। एसबीआई क्लर्क के एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ये 3 चीज आती है। इंग्लिश आती है, क्वांट आती है और रीजनिंग आती है, ये 3 चीज आती है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, 35 आते हैं क्वांट के और 35 आते हैं रीजनिंग के, इस तरीके से आते हैं। और मार्क्स क्या है, 30 मार्क्स होते हैं आपके इंग्लिश के, 35 मार्क्स हो गए क्वांट के, 35 मार्क्स हो गए आपके रीजनिंग के। ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट रहता है, लेकिन रीजनिंग जितना इजी है ना, उतना कोई सब्जेक्ट इजी नहीं लगेगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 35 में से 35 आप आराम से स्कोर कर लोगे अगर तमीज से पढ़ते हो तो। बाकियों में भी कर सकते हो, लेकिन सबसे इजीएस्ट बच्चों का जो फेवरेट होता है वो रीजनिंग होता है। एक बात और याद रखना कि हर एक सेक्शन को करने के लिए आपको एक सेपरेट टाइम मिलता है। 20 मिनट मिलते हैं इंग्लिश के लिए, 20 मिनट मिलते हैं क्वांट के लिए, 20 मिनट मिलते हैं रीजनिंग के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब हो गया मैथमेटिक्स क्वांट। ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 60 मिनट मिलेंगे, 20-20 मिनट के गैप में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्शनल टाइमिंग की अगर मैं बात करूं इस एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग, आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके सामने इंग्लिश खुला और हमारा मन कर रहा है रीजनिंग करने का, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर इंग्लिश खुला है तो आपको पहले इंग्लिश देना होगा, फिर रीजनिंग और फिर क्वांट। अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, तो 0.25 मार्क्स की होगी, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो वो 1 मार्क्स तो जाएगा ही जाएगा, साथ में 1/4 मार्क्स और जाएगा, मतलब 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके जाएगा। तो तुक्केबाजी काम नहीं करेगी, एक्यूरेसी काम करेगी, याद रखना। सेक्शनल कट ऑफ, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जितना आपके आईबीपीएस और आरआरबी जैसे एग्जाम्स में सेक्शनल कट ऑफ होती है ना, एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल आपको निकालना होता है, बस ओवरऑल निकालना होता है। ठीक है जी। अगर मैं एसबीआई क्लर्क के दूसरे चरण की बात करूं, मान लो आपने प्री का एग्जाम निकाल लिया, बहुत अच्छे से आपने प्री का एग्जाम निकाल लिया, अब हमारी बारी आ गई मेंस की, हमें मेंस भी तो देना है भाई, फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए तो यही निकालना पड़ेगा, पहले प्री और फिर मेंस। मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है जी, आपके एक सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस, मतलब करंट अफेयर्स वाला पार्ट इंक्लूड हो जाता है, जिसके 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, और 35 मिनट मिलते हैं इसमें। आपको कितने मिलते हैं? 35 मिनट। इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, आपको 35 मिनट मिलते हैं सॉल्व करने के लिए इंग्लिश के लिए। क्वांट की बात करूं, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, और इसमें आपको 45 मिनट मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 45 मिनट। सब में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग मिल रहा है। क्वांट मतलब यहां पे मेंस में क्योंकि प्री के कंपैरिजन में टाइम भी बढ़ गया, क्वेश्चन भी बढ़ गए, लेवल तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई। प्री का लेवल थोड़ा इजी ही रहेगा कंपैरिजन टू मेंस, क्यों? क्योंकि उसमें आपको प्री की बात कर रहा है पहले चरण की, फिर आपका लेवल यहां पे बढ़ा देगा, यहां पे आपके क्वेश्चन भी बढ़ेंगे, मार्क्स भी बढ़ेंगे, टाइम भी बढ़ेगा, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि भाई ये मेन पार्ट है ना। ये समझ लो, जो हम जब गेम खेलते हैं तो छोटी छोटी स्टेज आती है, पहले मतलब चेले चपाटों से लड़ना होता है, फिर क्या होता है, बॉस आता है, तो ये बॉस है, एसबीआई क्लर्क का बॉस है। रीजनिंग में आपके पास 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट और अच्छा स्कोरिंग पार्ट भी है, बच्चे स्कोर भी करते हैं। और 45 मिनट का आपको समय मिलेगा रीजनिंग को सॉल्व करने में। 190 क्वेश्चंस 200 मार्क्स और 2 घंटे 40 मिनट का ओवरऑल टाइम मिलेगा, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में कितना कितना टाइम मिलेगा वो आपको बता दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद मान लो मेंस का एग्जाम भी हमने क्लियर कर लिया, भाई साहब मजा ही मजा आ गया।
मजा ही मजा आ गया। बाद में हम टेक्स्ट बुक को थैंक यू धन्यवाद करेंगे कि ये वीडियो मिली, हमने यहां से प्रिपरेशन करी। अब हम तीसरे चरण पे आ गए, एलपीटी। एलपीटी क्या है? काफी सारे बच्चे होते हैं कि मतलब लालच करते हैं कि यार यूपी एमपी, मतलब जैसे महाराष्ट्र का बच्चा है मान लो, या फिर यूपी का बच्चा है, कोई भी स्टेट का बच्चा है और दूसरे स्टेट में वैकेंसी ज्यादा आई है, तो उसने किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई कर दिया। मैं जैसे यूपी का हूं और मेरे को लगा कि यार महाराष्ट्र में वैकेंसी ज्यादा आई है, या फिर वहां पे बंगाल में वैकेंसी ज्यादा आई है, मैंने बंगाल से अप्लाई कर दिया। लेकिन मुझे बंगाल की लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए। तो यही एलपीटी वाला सीन है, ताकि इस चीज को रोका जा सके कि दूसरे स्टेट के बच्चे दूसरी जगह पे ना कर सकें। अगर कर रहे हो तो आपको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहां पे बोला गया है कि आपका, अच्छा देखो, पहली बात तो ये देख लो कि मेंस में जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मेंस में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। और अगर मैं यहां पे तीसरे चरण की बात करूं, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी का टेस्ट होता है। एलपीटी में क्या हो गया कि आपको जहां से आपने अप्लाई किया है वहां की आपको भाषा आनी चाहिए, लिखनी, बोलनी, पढ़नी, समझनी, सब आना चाहिए वहां का। ठीक है जी। लेकिन अगर आपने 10वीं और 12वीं कक्षा में क्लास में अगर आपने उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज पढ़ी है, जैसे आपने हमारी मान लो कि यूपी की जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी है, हमने हिंदी अगर अपने स्कूल टाइम में पढ़ी है 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में, तो आपको ये एलपीटी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी मार्कशीट में दिखा देना है कि हाँ जी हमने ये लैंग्वेज पढ़ी थी। समझ रहे हो, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा था। और ये केवल क्वालिफाइंग है, ये केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपको कोई कट ऑफ वट ऑफ नहीं है, आपने बस इससे पास करना है, याद रहे केवल पास करना है। लेकिन अगर आप इसको पास नहीं कर पाए तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन रोक दिया जाएगा। तो इसको पास करना मैंडेटरी है, कोई कट ऑफ नहीं है, याद रहे, है ना। अब मैं बात करता हूं एसबीआई पीओ की। अब बात करते हैं एसबीआई पीओ की। एसबीआई पीओ का पैटर्न क्या है? क्लर्क के बारे में समझ गए, क्लर्क की तैयारी कैसे करनी है, क्या हमें स्कोर सेट करना है, कैसे करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जैसे अपना प्री एग्जाम है, अगर ये प्री एग्जाम निकालना है, टारगेटेड स्कोर क्या रहना चाहिए आपका? टारगेट स्कोर आपका रहना चाहिए, 100 नंबर का पेपर होगा, टारगेट स्कोर आपका 80 प्लस रहना चाहिए। अगर ये पहली स्टेज आपको निकालनी है प्री एग्जाम की, तो आपको 80 से ऊपर का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपका ये प्री एग्जाम निकलेगा। मेंस की बात करूं, अगर आपको मेंस का एग्जाम निकालना है तो इसमें से आपको 100 प्लस का टारगेट लेना पड़ेगा, 200 मार्क्स में से। 200 मार्क्स में से 100 प्लस टारगेट लेके चलना कम से कम। मतलब 100 प्लस क्या ना, एक सेफ जोन आ गया। अगर सेफ जोन में आप आ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एलपीटी की दिक्कत फिर भी रहेगी, एलपीटी तो निकालना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट। ठीक है जी। तो ये आपका सेफ स्कोर है 100 प्लस क्लर्क मेंस का। प्री का क्या है, 80 प्लस 100 में से लाना पड़ेगा। तैयारी भी कराएंगे उसी हिसाब की, बताएंगे फ्री क्लासेस के बारे में, पेड क्लास के बारे में, सब चीज की तैयारी कराएंगे, सब तरीके से बताऊंगा कैसे है। ठीक है, आगे की बात समझो। जैसे अगर मैं पीओ की बात करूं, तो पीओ में थोड़ा सा चेंज है पैटर्न, क्लर्क के कंपैरिजन में थोड़ा पैटर्न चेंज है। पहली स्टेज इसमें भी प्री एग्जाम की, जिसमें इंग्लिश आएगी 40 क्वेश्चन, क्वांट आएगा 30 क्वेश्चन और रीजनिंग आएगा 30 क्वेश्चन। यहां पे इंग्लिश 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है, लेकिन क्वांट और रीजनिंग का वेटेज कम है, 10-10 क्वेश्चन कम हो गए यहाँ पे। ठीक है, 40 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 20 मिनट मिलेंगे। 30 मार्क्स के क्वांट आएगा, 20 मिनट मिलेंगे। 30 मार्क्स का रीजनिंग आएगा, 20 मिनट्स मिलेंगे। आपको ओवरऑल टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स मिलेंगे, और 1 घंटे का टाइम मिलेगा ओवरऑल। ठीक है, दूसरी बात, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है पीओ में भी, 1/4 की। अगर आपका एक गलत हो तो 1/4 डिडक्ट होगा। और सेक्शन सिलेक्शन फॉर मेंस, आपको मतलब जो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट करता है, आपको प्री निकालने के लिए पहली बात तो टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए। तो टारगेट स्कोर याद रखना, 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 में से कम आप मान के चलिएगा 55 प्लस आपको टारगेट करना पड़ेगा। 55 प्लस, अब वो 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 55 प्लस तो टारगेट करना पड़ेगा। वैकेंसी ज्यादा हुई तो कट ऑफ कम भी जा सकती है, वैकेंसी कम हुई तो आपकी जाएगी। लेकिन अगर हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1000 वैकेंसी, जो कि बहुत असंभावित है, तो कट ऑफ आपकी 50 से 55 जा सकती है। लेकिन हमें एक सेफ जोन में अगर रहना है तो 55 प्लस टारगेट करना पड़ेगा। मेंस में जो ये लोग लेते हैं, पास करते हैं प्री के लिए, प्री में से जो पास करते हैं वो 10 गुना लोग पास करते हैं वैकेंसीज के। मान लो 1000 वैकेंसी आई है, 1000 का 10 गुना आप निकाल लो, तो 10 गुना लोगों को ये मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, प्री एग्जाम में पास करेंगे। आगे की बात करूं, मेंस का पैटर्न क्या है एसबीआई पीओ का, तो मेंस का पैटर्न ये है कि आपके पास 170 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का, और 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें नया सब्जेक्ट एक जुड़ जाएगा, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस। ये सब चीजें हम पढ़ाएंगे आपको कैसे। रुको, रीजनिंग का पेपर आएगा 40 क्वेश्चन का, 60 मार्क्स मिलेंगे, 1.5 क्वेश्चन पर, मतलब 1.5 मार्क्स पर क्वेश्चन का वेटेज हो गया। 50 मिनट आपको ओवरऑल इसमें मिल रहे होंगे। डीआई और आपका जो आएगा क्वांट, जो आएगा डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वाला जो पार्ट आएगा, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे,
60 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और 45 मिनट का टोटल आपको टाइमर इसमें दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस आ गया 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इसमें भी 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और इंग्लिश का पेपर आएगा 40 क्वेश्चन सिर्फ 20 मार्क्स के, और 40 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ओवरऑल 170 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 3 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। ये तो रहा पीओ मेंस का, ये एसबीआई पीओ मेंस का पैटर्न है। अच्छा, पीओ मेंस के बाद आपका क्या होगा कि जैसे आपने 3 घंटे का पेपर हो गया, उसके तुरंत बाद आपको एक पेपर और देना होगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होगा, लेटर राइटिंग ऐसे होगा, ईमेल भी आ जाता है, अब ईमेल भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ईमेल वगैरह का भी है ना, ईमेल, आर्टिकल राइटिंग, मतलब एक राइटिंग का पोर्शन रहता है जिसमें आपको लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, ईमेल है, आर्टिकल है, ये सब चीजें इसमें आपको लिखने को रहती हैं। जैसे हम लोग 11, 12, 10th क्लास में स्कूल में हम लिखते थे ना कि एक आर्टिकल लिखना है, लेटर लिखना है, ऐसे लिखना होता था, बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, वही चीज यहाँ पे लिखना होगा, बस फर्क इतना है आप कंप्यूटर पे लिखना होगा। इसमें क्या होगा, 50 मार्क्स का आता है ये, है ना, 50 मार्क्स का आता है। यू विल हैव 30 मिनट्स, और 30 मिनट आपको मिलेंगे जिसमें से 50 मार्क्स का आपका आएगा, और इसको पास करना मैंडेटरी है, याद रखना, ये पास करना मैंडेटरी है, तभी आपका ये क्लियर होगा मेंस एग्जाम प्रॉपर। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, मतलब आपने प्री निकाल लिया पीओ का, मेंस भी निकाल लिया, अब आपका जो होगा अगला चरण आएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, ये सब चीजें आएंगी। इसमें क्या करना है, जिसने मेंस निकाल लिया उसको फेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 3 गुना है मेंस के, जो कि वैकेंसी के 3 गुना लोगों को बुलाते हैं इस थर्ड स्टेज के लिए। उसमें क्या होगा, आपकी ग्रुप एक्सरसाइज होगी 20 मार्क्स की, इंटरव्यू 30 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का आपका ये ग्रुप 3 स्टेज 3 का पेपर होगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है एसबीआई पीओ मेंस में, वो भी देख लो। द फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉर्मलाइजिंग द मार्क्स टू अ 100 पॉइंट स्केल, मतलब 75-25 का वेटेज रहता है, 75 आपका मेंस का और 25 आपका इंटरव्यू का वेटेज, है ना, रेशियो रहता है, 75% मेंस के मार्क्स लेगा, 25% इंटरव्यू के मार्क्स लेगा। मेंस में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दो चीजें आती हैं, डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाला जो बताया था, ऑब्जेक्टिव मतलब जो पेपर आपका आएगा बताया था। कन्वर्टेड फ्रॉम 250 से 75 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है इसका, है ना। और जो आपका फाइनल स्टेज है इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू ग्रुप एक्सरसाइज वाला, उसको 50 में से 25 मार्क्स से कन्वर्ट किया जाता है, ताकि आपको 100 में से एक मेरिट लिस्ट बना के दी जाए, और 100 में से आपके मार्क्स आएंगे फिर जो भी आने होंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये सब चीजें करनी कहां से है, अब इसके सिलेबस क्या है, सिलेबस सबका सेम है, क्लर्क का, पीओ का, आरआरबी का, ग्रामीण बैंक का, सब एग्जाम जितने भी एग्जाम है सबका सिलेबस सेम है। रीजनिंग में आपको बस इतने चैप्टर पढ़ने हैं, सिर्फ इतने चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर ये हैं आपके प्री प्लस मेंस के लिए, पजल और सिटिंग, ये आपको बहुत अच्छे से इंप्रूव करने हैं, बहुत अच्छे से इंप्रूव करने होंगे जब रीजनिंग का सिलेबस करेंगे तो। क्वांट की बात करूं, क्वांट 3 पार्ट में बटा हुआ है, एक स्पीड मैथ, एक डीआई, और एक अपना अर्थमेटिक। तो आपको स्पीड मैथ में ये टॉपिक्स, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज, क्वाड्रेटिक, मतलब कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स हो गए, स्पीड से सॉल्व करने होंगे, सीखने होंगे इनकी ट्रिक्स। डीआई हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे प्री हो या मेंस। और फिर अर्थमेटिक आ गया, ये आपका सिलेबस है, क्वांट का सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस तो आपको क्लियर हो गया, रीजनिंग का क्या है और इंग्लिश का क्या है और क्वांट का क्या है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, सारे चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपका सिलेबस है रीजनिंग का, ये आपका क्वांट का। और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपके ये सब चैप्टर्स आते हैं, चाहे वो क्लर्क हो या प्री मेंस हो, क्लर्क हो या पीओ हो, चाहे प्री हो या मेंस हो, ये सब आपके टॉपिक्स हैं जो आपके एसबीआई क्लर्क, पीओ और जितने भी बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम है सब में आता है सेम। सर इतनी सारी बातें तो बता दी, थोड़ा मोटिवेशन भी हो जाए, थोड़ा मोटिवेशन, सर पैसा कितना मिलेगा, सब कुछ हमने पार कर लिया, अब पैसे की बारी आती है, पैसा कितना मिलेगा। तो पैसे की बात करूं, पैसा ही पैसा अगर होगा, पीओ की बात करें तो ये शायद यहां पे गलत हो गया, ये यहां पे पीओ आएगा, है ना। एसबीआई पीओ की सैलरी की मैं बात करूं तो आपको मोटा मोटा आराम से हर महीने 80 से 85 हजार, आपकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, 90 हजार तक भी सैलरी जा सकती है। स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूं, स्टार्टिंग सैलरी आराम से आप 90 हजार मान के चलना, स्टार्टिंग सैलरी आराम से 90,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एसबीआई, अच्छा एसबीआई पीओ की जो सैलरी है आराम से 90,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहां पे आपकी एसबीआई क्लर्क आनी थी, एसबीआई क्लर्क की सैलरी गलत आ गई यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एसबीआई क्लर्क की सैलरी भी बता दे रहा हूं। एसबीआई क्लर्क की जो सैलरी आपकी बन के आएगी, पीओ की सैलरी आपकी आराम से 85 से 90 बन के आएगी हर महीने, 80 85 से 90 हजार स्टार्टिंग सैलरी। और क्लर्क की सैलरी बताऊं तो आराम से आप 40 हजार से ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये दो ऐसे एक्सपेक्ट है। पीओ अपने आप में एक थोड़ा सा हाई लेवल एग्जाम हो गया, टफ हो गया,
क्लर्क वैकेंसी भी ज्यादा रहेंगी और सैलरी भी उसी हिसाब से मिलेगी जैसा आपसे काम कराया जाएगा। प्रिपरेशन कैसे करनी है इन सब चीजों की, अब ये समझ लो प्रिपरेशन कैसे करनी है। पीओ की बात करूं, अगस्त में एग्जाम है, पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक में। टाइम कितना बचा है मेरे पास, मई के कितने दिन बचे हैं ये समझ लो, 23 दिन। जून के कितने दिन हैं, 30 दिन। जुलाई के कितने दिन हैं, 31 दिन। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, पहले हफ्ते में पीओ का एग्जाम होगा। क्लर्क की मैं बात करूं, क्लर्क कैसे तैयारी करनी है। क्लर्क का एग्जाम आपका होना है सितंबर के अराउंड, आराम से ना, सितंबर के अराउंड होना है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। क्लर्क के एग्जाम की मैं यहां पे बात करूं तो क्लर्क का एग्जाम आपका आराम से एक्सपेक्टेड है सितंबर अक्टूबर में, सितंबर के भी एंड में होगा, सितंबर के भी एंड में होगा जाके आराम से एग्जाम, है ना। सितंबर के एंड में जाके होगा, सितंबर अक्टूबर में। तो कितना टाइम बचा मेरे पास, मई में कितना बचा है जी, मई में बचे हैं 21 दिन आराम से, है ना। 21 नहीं बचे, 23 दिन आराम से बचे, क्योंकि आज 8 तारीख हुई ना, तो 23 दिन आराम से बचे। मई जून की बात करूं तो 30 दिन, जुलाई की बात करूं तो 31 दिन, और अगस्त की बात करूं तो 31 दिन। 30, 60, 90, 110, मतलब आराम से 110 दिन मेरे पास बचे हैं इसके लिए। लेकिन ये मत सोच रहे 110 दिन बचे आराम आराम से प्रिपेयर कर लूंगा, ये अब फाइनल डेज बचे हैं, इसके बाद तो सोचना ही मत कि हम नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, फाइनल डेज बचे हैं। इसमें कर लिया तो कर लिया, अब इसमें जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी इन दोनों में, 30, 60, 80, 84 प्लस डेज बचे हैं समथिंग इतने, इनमें अब आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। और एक तैयारी सारे एग्जाम में काम आएगी। पीओ की तैयारी कर ली, क्लर्क में काम आएगी, क्लर्क की तैयारी करोगे पीओ में काम आएगी, बस लेवल थोड़ा सा आपको ऊपर जाएगा पीओ में, है ना। सिलेबस क्योंकि सबका सेम है। तैयारी करनी कैसे, तैयारी आपको ये करनी है, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो अपना पहले फाउंडेशन क्लियर कर लो, फाउंडेशन बेसिक क्लियर कर लो। लेकिन अब जो शर्त है ना, शर्त यह है कि अब आप आराम आराम से नहीं कर सकते, आपको प्री और मेंस दोनों साथ लेके चलना होगा, आपको प्री और मेंस दोनों साथ लेके चलना होगा, प्री प्लस मेंस। और ये टाइम आपके पास रहेगा 2 महीने का, 2 महीने के अंदर आप इसको कवर कर लीजिए, 2 महीने के अंदर कवर कर लीजिए, 60 दिन के अंदर टारगेट ले लो कि 60 दिन के अंदर कवर करना है। कवर कैसे होगा, कवर करोगे आपको एक बैच बताऊंगा, उस बैच में से बहुत मिनिमम प्राइस रहेगी, 3 महीने 500 600 रुपए फीस रहेगी, उस 3 महीने के अंदर आपको ये पूरा कवर कर लेना है। ज्यादा का लेना चाहो ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले लेना, बता दूंगा कैसे। 3 महीने के अंदर आपको ये कवर करना है, 2 महीने 60 दिन के, मतलब 60 दिन के अंदर आपको प्री प्लस मींस पूरा अपना बेसिक कवर करना है। उसके बाद क्या होगा, जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो बेसिक में ना आपको एक काम करना है, जैसे जैसे चैप्टर खत्म मतलब कंप्लीट हो जाए, बेसिक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, एक चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर 1 कंप्लीट, लेकिन वो केवल कंप्लीट करने से नहीं होगा, उसकी प्लस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस एटलीस्ट 200 से 300 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से, 200 से 300 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके वो होगा। चाहे बुक से करो या पीडीएफ से करो या नोट से करो, या मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, वो सब बताऊंगा कहां पे मिलेंगे, रुक जाओ, है ना। ये सब करना है 60 दिन के अंदर। 60 दिन के बाद दो महीने के बाद तीसरा महीना जब आपका शुरू होगा, फिर आपकी बात आएगी आफ्टर 60 डेज क्या करना है। आफ्टर 60 डेज क्या करना है, आप बीच में भी अपनी ना स्पीड बढ़ा सकते हो ऑनलाइन टेस्ट देके, लेकिन अगर आप पहले पूरे 60 दिन प्रॉपर तरीके से चलते हो, आप पूरा अपना बेसिक बना लेते हो, प्रैक्टिस करते हो किताब से, इसमें क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बनती जाएगी, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बनेगी। लगाओ, प्रैक्टिस करो, अटेम्प्ट करो, तो यहां पे आपकी ना एक्यूरेसी पे वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जाम में एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी के बाद क्या आएगी, स्पीड आएगी। अब बात आएगी स्पीड की। स्पीड टेस्ट के लिए आपको लगाने होंगे ऑनलाइन टेस्ट। क्या लगाने होंगे, ऑनलाइन टेस्ट। स्टार्ट करना पीवाईक्यू से, पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट करो। पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज कैसे थे, क्या लेवल था, पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, अब मुझे देखना है कि जो मैंने जितना ही पढ़ा है उसके पीवाईक्यूज पुराने कैसे पूछे गए थे पेपर में क्वेश्चन। पीवाईक्यूज के बाद आप लगाओ सेक्शनल टेस्ट डेली बेसिस पे, सेक्शनल, और मॉक्स लगाओ फुल लेंथ, फुल मॉक लगाओ। ये सब चीजें वो आपकी स्पीड बढ़ाएंगी, ये सब चीजें स्पीड बढ़ाएंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे आपको डेली वर्क करना होगा, जैसे डीआई प्लस पजल, इन पे तो आपको बेसिक तरीके से मतलब बहुत अच्छे से कमांड बनानी है, इन पे तो डेली मतलब जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं ना वो करना है आपको, इन पे पकड़ बनानी है। तो आप पहले अपना फाउंडेशन बनाओ, फाउंडेशन बनाते बनाते ना आप जब
करना स्टार्ट करोगे, एक डेढ़ महीने में भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया कोर्स अपना, डेढ़ महीने मतलब कितने हो गए, मैं आपको बोल के चलूं आराम से 30 45 50 दिन में भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, उसी दौरान आपको ना एक कीड़ा जाग जाएगा, एक चुल मच जाएगी कि यार अब ना मैं टेस्ट लगा के देखता हूं मैं कहां पे लाए कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, वो सब चीजें आपको इसमें मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, एक बैच में आपको बताऊंगा निर्माण बैच, एक निर्माण बैच बताऊंगा और एक बताऊंगा बूस्टर बैच और एक बताऊंगा फ्री बैच। निर्माण बैच, बूस्टर बैच और फ्री बैच, ये तीन बैच बताऊंगा। निर्माण से क्या होगा ना, पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। ये लाइव और रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, है ना, इसमें से कंप्लीट करो। बूस्टर बैच में क्या है, लाइव क्लासेस चल रही हैं प्लस प्रैक्टिस क्लास चल रही है, आप इसमें से कंप्लीट करो चीजें जल्दी जल्दी स्पीड में, और इसमें आओ प्रैक्टिस करो, अपना रिवीजन करो। और फ्री बैच आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, इसकी टाइमिंग मैं शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे मिलेगा फ्री बैच, इसमें मल्टीपल प्रैक्टिस कराएंगे, डेली बेसिस पे मॉक्स लगवाते हैं। तो ये तीनों चीज आपको कंप्लीट करनी है। कैसे, देखो आपके सामने यहां पे एक बैच दिख रहा है, निर्माण का बैच। ये ऐसा बैच है जो प्री प्लस मींस पूरा कवर कराता है, और ये हमने शुरू किया था जनवरी के मिड में, और मैं लगातार जब से ये साल शुरू हुआ 2026 लगातार चीख चीख के बोल रहा हूं बच्चों से अभी से शुरू कर दो। जो बच्चे जनवरी फरवरी में कर चुके हैं वो इस फेज से पार पा चुके हैं, वो इस वाले फेज में पार पा चुके हैं, अब वो अपनी प्रैक्टिस पे आ गए, तो आपसे थोड़ा आगे आ गए। लेकिन आप अपने आप को कम मत समझना, आप भी उनके लेवल पे आ सकते हो, लेकिन आपको क्या है, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, स्पीड में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उन लोग के पास क्या था, टाइम था, तो वो टाइम लेके आराम से कर रहे हैं, स्लो स्लो स्लो। अब आपको खरगोश की स्पीड से भागना पड़ेगा, आपको जल्दी जल्दी चीजें कवर करनी पड़ेंगी, लेकिन जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं कि हम इसी को टारगेट करेंगे, और भी एग्जाम्स आएंगे वो सब में काम आएगा, याद रखना, एक तैयारी सब एग्जाम में काम आएगी बैंकिंग के। तो आपने अगर ये निर्माण बैच कंप्लीट कर लिया ना, तो आपको ये समझ लो आपकी पूरी तैयारी हो गई। इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए, कंप्यूटर सब कुछ है, XYZ सब कुछ है। ये आपके ऑलमोस्ट बैच खत्म होने पे आ चुका है, तो इसकी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, उन रिकॉर्डेड क्लास को जल्दी जल्दी निपटाओ, फटाफट फटाफट देखो। सबसे बढ़िया फायदा ये है, रिकॉर्डेड मिलेंगी सारी क्लासेस, आप उसमें जल्दी निपटा सकते हो अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आज ये चैप्टर होगा तो आज कल का वेट करना पड़ेगा नए चैप्टर को पढ़ने के लिए। सारे चैप्टर इसमें कंप्लीट होते चले गए, कुछ लास्ट के 2-3 चैप्टर बचे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे अपने मई के मंथ के एंड तक। लेकिन जो नए बैच चल रहे हैं, रीसेंट बैच, वो चल रहे हैं SBPU का स्कोर बूस्टर, IBPS PO का स्कोर बूस्टर। आप इन बैच को ज्वाइन कर लेना, इसमें से अपना रिकॉर्डेड पढ़ते रहो, जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए वो जल्दी जल्दी निपटाओ, और उन्हीं चैप्टर्स की प्रैक्टिस करने यहां पे आ जाओ लाइव बैच में। यहां का कंटेंट, यहां का कंटेंट, सबका कंटेंट डिफरेंट है, और हर एक क्लास में आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, इसका कंटेंट अलग। जैसे मान लो इसमें एक चैप्टर पढ़ाया हमने सिलोजिज्म, उसके 100 क्वेश्चन यहां पे हैं, फिर वो चैप्टर हमने यहां पढ़ाया तो 100 क्वेश्चन और नए मिलेंगे। तो जो मैंने आपको प्रैक्टिस वाली बात कही थी ना, अब बुक से भी कर सकते हो प्रैक्टिस, PDF से भी कर सकते हो, वो सब आपको देंगे। और चैप्टर के बाद आपको जहां पे आप ये जब खरीदोगे ना, बैच खरीदोगे, उसमें ही प्रैक्टिस की मॉक टेस्ट दे रखे होंगे, स्पीड टेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपको मिलेगा। तो ये सब कुछ आपको दे रखा है यार, कंबाइंड पूरी की पूरी चीज दे रखी है। सब कहां पे मिलेगा आपको, ये सुपर पास लाइव में मिलेगा। सुपर पास लाइव में मिलेगा 3 महीने का, मेरे कहने पे, सिर्फ एक बार मेरे कहने पे 3 महीने का पैक लेके देख लो। नहीं अगर आपको फायदा मिले तो आप मुझसे कहना, मुझसे ले जाना पैसे वापस यार, और बताओ अगर आपको फायदा ना देखने को मिले तो। लेकिन लेके देखो, पढ़ के देखो, शुरू करके देखो, आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा हाँ यार अब मुझे तैयारी करनी है। तो 3 महीने का सुपर पास लाइव का प्रोडक्ट लो, जिसमें क्या क्या मिल जाएगा, पूरी लाइव और रिकॉर्ड क्लास मिलेंगी सारे बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम की, मॉक टेस्ट सारे एग्जाम के मिल जाएंगे, जो भी एग्जाम होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, एक सब्सक्रिप्शन, सब कुछ मिलेगा। PYQs मिलेंगे ही मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, डाउट सेशन के लिए अलग से टीचर आपको मिलेगा, गाइडेंस के लिए सब कुछ मिलेगा। तो ये सब आपको मात्र 529 रुपए में मिल जाएगा 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए अगर आप सिर्फ 3 महीने का प्लान लेना चाहते हो, आप एक बार 3 महीने का लेके देखो। 529 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अपने करियर के लिए, है ना। अगर पूरे साल का लोगे 12 महीने का 1799 रुपीज का पड़ेगा, डिपेंड आप पे करता है आपको कौन सा लेना है। ये सब आप ले सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप कूपन यूज करते हो शश, ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल सकते हैं इस कूपन को यूज करके। समस्या आती है कोई भी अगर लेने से रिलेटेड कैसे परचेस करना है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे इस पे मैसेज कर देना, 9045232735, इस पे मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको समाधान दे दूंगा कैसे खरीदना है। अब खरीदना कैसे ये भी समझ लो। खरीदने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ये आपके जो सेशन चल रहा है ना, इसके कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखी है सुपर पास लाइव की, और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। देखो बताता हूं कैसे।
यहां पे जैसे मैं यूट्यूब पे गया, हमारा ये जो चैनल है, कौन सा चैनल है, टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल है ना। देखो ये अपना चैनल है, ये अपना चैनल है, चैनल पे हम लोग आ गए। यहां पे आपको देखो एक मैं वीडियो दिखाता हूं, उसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कैसे लेना है। जैसे एक वीडियो मैंने भी कुछ दिन पहले बनाई थी ग्रामीण बैंक के ऊपर, 2 लाख से ऊपर व्यूज आए, मतलब 2 लाख लोगों ने इसको देखा है, इस वीडियो को। काफी लोगों को फायदा मिला इस चीज से और काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो यहां पे आप क्या करना, जैसे यहां पे आप आओगे तो देखो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना, यहां पे आपको बुक मिल जाएगी, आप बुक भी परचेस कर सकते हो, रीजनिंग की, इंग्लिश की, क्वांट की। डिस्क्रिप्शन में आओगे तो यहां पे एक लिंक मिलेगी सुपर पास लाइव की, एक लिंक मिलेगी, और कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगी सबसे टॉप पे वो लिंक। तो इस सुपर पास लाइव वाली लिंक पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करोगे आपके सामने पेमेंट विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगी, जिसमें 12 महीने का 1799 और 3 महीने का 529। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप यहां पे अप्लाई कूपन करना, कूपन पे क्या लिखना, शश, कूपन पे क्या लिखना आप, SHASH, ये कूपन लिखना, आपके सामने प्राइस कम हो जाएगी। प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आप ज्वाइन कर लोगे, पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर लोगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क करना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आपको बता दूंगा कैसे खरीदना है। इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना। तो देखो सारी गाइडेंस बता दी है, सारी स्ट्रेटेजी बता दी है, फॉलो आपने करना है। यूट्यूब पे भी फ्री क्लास होती है, यूट्यूब पे भी फ्री क्लास होती है इसी चैनल पे डेली। 6 बजे होती है इंग्लिश की क्लास शाम को, 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, और 8 बजे क्वांट की क्लास होती है। ये फ्री क्लासेस होती है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है आपने करना क्या है, कैसे अपने फ्यूचर को देखना है, कहां पे लेना है, क्योंकि इस साल में बहुत जबरदस्त बम्पर वैकेंसी आने वाली है। हाथ से मत जाने देना इस मौके को, ठीक है जी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी क्लासेस में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।